जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जीके जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल का 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, जिसके लिए दोस्तों जो 2024 में ही न्यू बुक आया है बिहार एसएससी का, यह यूथ कंपटीशन टाइम्स का, जिसमें आज हम लोग दोस्तों सेट नंबर 7 देख रहे हैं। इसमें दोस्तों टोटल सेट 16 दिया गया है। और दोस्तों सेट नंबर 7 से पहले का आप सेट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिएगा। इसका PDF के लिए दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। इस सेट का दोस्तों पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य दोस्तों सतपुरा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। कौन सा? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सतपुरा श्रेणी की बात की जाए तो यह पर्वत दोस्तों श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ी के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक के पठार से निकलती है और नर्मदा नदी कुछ प्रभावशाली महाखंडों से होकर गुजरती है दोस्तों, जिस पे सबसे भव्य जबलपुर के निकट दोस्तों धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है। और जबलपुर में पश्चिम की ओर बढ़ते हुए नदी जो है यह बिंद तथा सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच एक भ्रंश घाटी से दोस्तों होकर गुजरती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 बोलता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ आपका झील दिया गया है और एक तरफ राज्य दोस्तों किस राज्य में है। तो देखिए जो चंदबूबी झील है दोस्तों यह असम राज्य में है, याद रखिएगा। यह दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट है हमीर रसर। हमीर रसर दोस्तों यह गुजरात राज्य में है, ये भी सही है दोस्तों। बलूबड़, तो बलूबड़ दोस्तों याद रखिएगा यह हरियाणा में है, तो ये भी सही है। फिर दोस्तों उपपवन, देखिए दोस्तों उपपवन तमिलनाडु राज्य में नहीं है, उपपवन जो है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में थाने एक जगह है दोस्तों, वहीं पे उपपवन झील अवस्थित है। तो दोस्तों बोलता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है कि भारत में लिग्नानाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, भारत में लिग्नानाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र नवेली है। कौन सा? तो नवेली, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आपको दोस्तों राइट हो जाएगा। नवेली कोयला क्षेत्र दोस्तों तमिलनाडु और पुडुचेरी में विस्तृत है। लिग्नानाइट कोयला का भंडार का शीर्ष राज्य की आपकी बात की जाए तो दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा, जहाँ कि 79% वहाँ पर होता है। फिर दोस्तों उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, फिर उसके बाद गुजरात हो जाएगा। सबसे कम दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, जो कि दोस्तों वहाँ पे 0.01%, याद रखिएगा 0.01% दोस्तों पश्चिम बंगाल में लिग्नाइट कोयला का भंडार मिलता है। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी अवस्थित है। तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी दोस्तों यह सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है दोस्तों। सुल्तानगंज या कहाँ में है? तो भागलपुर। भागलपुर किस राज्य में दोस्तों? तो आपका बिहार राज्य में है। और केंद्र सरकार ने दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो मथुरा यानी कि वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दोस्तों, मथुरा जनपद में, याद रखिएगा, मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक नामक काल निर्धारक विधि का प्रयोग किसके काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन सी दिया गया है फॉसिल और पादप पिंड, इसके लिए दोस्तों निर्धारित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए चट्टानों के अति प्राचीन निर्जीव पदार्थ को आयु रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक विधि की सहायता से ज्ञात किया जाता है। और इसी की विधि की सहायता से दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा की आयु भी ज्ञात की गई है, जो कि पृथ्वी की आयु लगभग समान दोस्तों 4.5 अरब वर्ष है। और इस विधि का विकास अमेरिकन रसायनिक शास्त्री बिलियार्ड एफ लीवी ने किया था, याद रखिएगा। अगर आपसे दोस्तों किसी मृत जीव की निकालने के लिए कहेगा तो कार्बन 14, जिसके दोस्तों कार्बन 14 एक समस्थानी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है अणु या परमाणु समूह के बीच अवशिष्ट आकर्षण या प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजिक आबंध या आयोनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें दोस्तों याद रखिएगा, उन्हें हम लोग बॉन्डर वाल्स बंध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, बॉन्डर वाल्स बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका 83 बोलता है कि किस प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक हस्तांतरण का कार्य कहते हैं, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कार्य इसे
कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों का अध्ययन को कहा जाता है। तो कीड़ों का अध्ययन का दोस्तों यानी कि एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। आपको दोस्तों कहेगा एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी देखो याद रखिएगा, यह मनुष्य का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी से। अगर ऑर्निथोलॉजी कहेगा दोस्तों तो ऑर्निथो यानी कि पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। और जियोलॉजी कहेगा तो भूगर्भ का अध्ययन हो जाएगा जियोलॉजी। नेक्स्ट है, अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में ऊँच होता है। तो अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में दोस्तों जड़त्व जो है से ऊँच होता है, याद रखिएगा। जड़त्व दोस्तों इसमें क्या होता है, तो जड़त्व इसमें ऊँच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 बोल रहा है कि गाजर की नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसकी एक वजह से होता है। तो देखिए दोस्तों, गाजर की जो नारंगी रंग होता है यह बीटा कैरोटीन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, याद रखिएगा। और गाजर के रस में दोस्तों विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जी, के मिलते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा दोस्तों, कैरोटीन। या कौन सा, तो बीटा कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग दोस्तों नारंगी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है कि घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े में होता है। तो 87 का राइट होगा दोस्तों। देखिए, बल द्वारा एक पिंड को किसी अक्ष के पारित घुमाने की प्रवृत्ति उस अक्ष के पारित बल आघूर्ण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोषवाही यानी कि फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, जो फ्लोएम पौधे के तने, जड़ एवं पत्तियों में पाए जाते हैं। फ्लोएम दोस्तों पत्तियों द्वारा तैयार अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और सरल भाषा में कहा जाए तो फ्लोएम दोस्तों पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को, जाइलम पौधे की जड़ से दोस्तों जल को पौधे के विभिन्न भागों में परिवहन हेतु दोस्तों उत्तरदायी होता है। तो इसका आपका राइट हो जाए दोस्तों फ्लोएम यानी कि 88 का ऑप्शन नंबर बी। जो फ्लोएम में दोस्तों अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसको एक बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बिलियन के रूप में दोस्तों किसको एक वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो समुद्री जल को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, समुद्री जल को। समुद्री जल को दोस्तों एक बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिलियन की बात की जाए तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। जैसे दोस्तों नमक तथा जल का मिश्रण हो जाएगा, फिर चीनी तथा जल का मिश्रण हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण हो जाएगा। ये सभी दोस्तों आपका बिलियन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण दोस्तों जैविक स्थल अणुओं के एक महत्वपूर्ण भाग है, जो सभी जैविक अवयवों के मौजूद हैं और मुख्य रूप से दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर तत्वों से बने होते हैं। और सभी प्रोटीन अमीनो एसिड के बहुलक हैं। प्रत्येक प्रोटीन दोस्तों बहुलक, जिसमें पॉलीपेप्टाइड के रूप में जाना जाता है, और 20 अलग अलग अमीनो एसिड के अनुक्रम से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीनों का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। नेक्स्ट है कि जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने पर प्रक्रम को दोस्तों अवसादन या तलछटीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवसादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 92 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी। तो 92 का आपका राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दोस्तों 1854 ईस्वी में मटर के पौधे पर संकरण के बहुत से प्रयोग किए तथा वंशानुक्रम के मौलिक नियम की खोज की, याद रखिएगा। मेंडल ने दोस्तों निष्कर्ष निकाला कि वंशागति को इकाई तरल द्रव से होकर ठोस द्रव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93 बोलता है कि किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं। तो देखिए दोस्तों, यह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने, तो कौन कहते थे, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं वह दोस्तों अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प भी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो 94 का आपका ऑप्शन बी दिया गया है, नूतन जीवी, जिसको दोस्तों सीनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, नूतन जीवी यानी कि सीनोजोइक। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका,
तो उसका दोस्तों याद रखिएगा कि त्वरण नीचे की ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 96 बोलता है कि नाभि का आकार लगभग होता है। तो नाभि का आकार दोस्तों लगभग 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है, याद रखिएगा। और यह परमाणु के आकार का 10 के पावर माइनस 5 या 1/, यानी कि 1,00,000वां भाग, जबकि परमाणु का आकार का व्यास का लगभग दोस्तों 10 के पावर 10 मीटर होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 96 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 के पावर दोस्तों इसमें -15 मीटर ऑप्शन में नहीं दिया था, यानी कि नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, नॉन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 97 बोलता है क्वेश्चन दोस्तों कि सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है। तो सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग यह याद रखिएगा दोस्तों किस में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नौ संचालन में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, सेक्सटेंट एक प्रकार का उपकरण है जो दो दृष्टिगत वस्तुओं के बीच बने कोण का मान ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। और इस उपकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया था और इसकी खोज जॉन हैंडले तथा थॉमस ग्राफेड ने लगभग दोस्तों 1730 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि किस प्रक्रिया द्वारा टेंडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। तो देखिए दोस्तों 99 का हो जाएगा ऑप्शन में बी, कायांतरण प्रक्रिया के द्वारा। कायांतरण प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों टेंडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1 पास्कल के बराबर है। 1 पास्कल के बराबर क्या है दोस्तों, तो यह दोस्तों 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। पास्कल जो है दोस्तों यह दाब का एसआई मात्रक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 101 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह शहर याद रखिएगा लोथल है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों लोथल, जो कि दोस्तों यह अहमदाबाद जिला यानी कि गुजरात के सरगमाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण से भोगवा नदी के तट पर यह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, गौतम बुद्ध से गणराज्य के थे। तो गौतम बुद्ध जो थे दोस्तों यह साक्य गणराज्य के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साक्य गणराज्य के, जो कि दोस्तों साक्य गणराज्य बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग तथा नेपाल के तराई वाले भाग में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी और गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन साक्य गणराज्य के गण मुख्य थे और साक्य गण से संबंधित होने के कारण इनका वंश साक्य वंश कहलाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि घटोत्कच जिसने 280 से 320 ईस्वी में राज्य किया था किस साम्राज्य का राजा था। तो जो घटोत्कच था दोस्तों याद रखिएगा यह गुप्त साम्राज्य का राजा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में दोस्तों गुप्त वंशावली का विवरण है और इस अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र दोस्तों घटोत्कच था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 104 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। तो किसका सही मेल नहीं है दोस्तों, देखिए पहला है महाकाल मंदिर जो कि उज्जैन में है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। श्रृंगेरी मठ यह दोस्तों चिंकनमंगुल जिला में अवस्थित है, ये भी सही है। सूर्य मंदिर दोस्तों कोणार्क में सही है, उड़ीसा के कोणार्क में भी सही है। जैन मंदिर जो कि गलत है दोस्तों, खजुराहो में नहीं, देखिए खजुराहो में दोस्तों मध्य प्रदेश छतरपुर में अवस्थित है खजुराहो के जैन मंदिर, खजुराहो में। लेकिन जैन मंदिर दोस्तों यह खजुराहो वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों यह मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है, खजुराहो वाला, याद रखिएगा। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 105, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा दोस्तों फारसी थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा फारसी। और यह दोस्तों दिल्ली के सुल्तान फारसी भाषा को प्रोत्साहित करते थे और सबसे महत्वपूर्ण राजकीय पुस्तकालय दिल्ली में था जिसमें फारसी भाषा के बोलबाला था दोस्तों, और मुगल काल में फारसी राजकीय भाषा थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 बोलता है कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो मध्यकालीन भारत में कहा दोस्तों, तो याद रखिएगा बाबर ने दोस्तों भारत में सर्वप्रथम 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा बाबर। और बाबर ने दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था। पहले उसे दोस्तों आगरा में दफनाया गया था और उसके 9 वर्ष बाद हुमायूं ने उसे दोस्तों काबुल में दफना दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों
इसके आपको संस्थापक पूछेंगे तो याद रखिएगा मैडम ब्लावाटस्की। मैडम ब्लावाटस्की थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था था। रूस निवासी दोस्तों एक हेलेना पेट्रोवना ब्लावाटस्की और अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट है, जो कि 17 नवंबर 1875 को दोस्तों न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था और 1882 ईस्वी में मद्रास के अडयार में इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 108 बोला कि जनवरी 1931 में महात्मा गांधी को जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए किसमें मुलाकात की। तो देखिए दोस्तों, जनवरी 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भविष्य के कार्रवाई की योजना बनाने के लिए इलाहाबाद में मुलाकात की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। देखिए दोस्तों 109 का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, लॉर्ड लैंसडाउन। देखिए 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान दोस्तों निरस्त किया गया था, जो कि गलत हम बता देते दोस्तों। देखिए लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, याद रखिए 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इसको निरस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय राज्य मणिपुर है यह दोस्तों बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी दोस्तों आपको त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय है, ये सभी आपको दोस्तों साझा करता है बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी चोटी दोस्तों यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, यह चोटी कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि सी बीच कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट दोस्तों यानी कि सी बीच मरीना बीच है, याद रखिएगा, और यह चेन्नई में अवस्थित है, मरीना बीच। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, मरीना बीच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो देखिए दोस्तों, नोहक लिकाई भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, नोहक लिकाई, जो कि दोस्तों लगभग 340 मीटर ऊंची है। और नोहक लिकाई का दोस्तों मुख्य स्रोत बरसात के पानी है, इसलिए बरसात के समय इसका आकर्षण बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाती है। देखिए विश्व जलप्रपात और कहेगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कहेगा कि मेघालय राज्य में पड़ने वाला इस झरने का नाम दोस्तों लिकाई महिला के कूदने के कारण पड़ा था। कौन सा? तो नोहक लिकाई। और हालांकि विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कुंचिकल है, जो कि कर्नाटक में है। और दूसरा स्थान पर कहेगा तो बरहोपनी हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि मयूरभंज उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 114। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटनी से होकर बहती है। तो देखिए दोस्तों, तिरुटनी मुरुगन मंदिर तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित है और इस तीर्थ स्थान से नंदी नदी बहती है, याद रखिए। और यह है दोस्तों एक हिंदू की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है कि अन्य की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू के वृद्धि के लिए अधिकृत उपयुक्त है। तो देखिए दोस्तों, काजू एक जो है इसे उष्णकटिबंधीय पौधा है और यह गर्म एवं उष्ण जलवायु में उत्पन्न होता है। तो इसके लिए दोस्तों लाल लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लाल लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन 116। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। तो 116 का आपका दोस्तों राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर घाटी, याद रखिएगा। दामोदर घाटी जो है दोस्तों यह कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो देखिए दोस्तों, 1946 ईस्वी में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य अम्मू स्वामीनाथन बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो देखिए दोस्तों, राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है अनुच्छेद 153, याद रखिएगा। अनुच्छेद 153 दोस्तों यह प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद आपको 148 की बात की जाए तो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 136 कह रहा है, तो 136 में दोस्तों अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाज़त है। और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात किया गया है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के संविधान को निम्नलिखित भागों में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो भाग 2 है यह आपका नागरिकता से संबंधित है। भाग दोस्तों आपको 6 ऑप्शन ए में दिया गया है। भाग 6 की बात की जाए तो दोस्तों राज्य से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 में चर्चा किया गया है। भाग आपका 8 की बात की जाए तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242। और भाग 12 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की चर्चा किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 264 से 300 तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा देखिए अनुच्छेद 80 के तहत यह गठन का प्रावधान किया गया है राज्यसभा का। और राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या दोस्तों 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में दोस्तों यह संख्या 245 है। इनमें दोस्तों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवी से संबंधित मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 12। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान में दोस्तों देखिए प्रश्नकाल के जो तुरंत बाद का समय होता है दोस्तों उसे हम लोग शून्यकाल कहते हैं, और यह 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक दोस्तों यह चलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय किसी अदालत की मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। तो किसी अदालत का मुकदमा दोस्तों अपने पास मंगवा सकता है यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 127 तक उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 123 बोलता है दोस्तों कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने को आशा नहीं कर सकता है। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद जो कि 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 39 के तहत दोस्तों आजीविका के पर्याप्त साधन, धन, उत्पादन को साधनों तथा सकंदसा नहीं एक समान कार्य के लिए दोस्तों समान वेतन के प्राप्त राज्य में सुरक्षा देने का आशय करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश यह दोस्तों नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से थे। तो देखिए दोस्तों जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था उस समय कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। तो उस समय दोस्तों फखरुद्दीन अहमद थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, फखरुद्दीन अहमद। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं संविधान में संशोधन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए तो दोस्तों संविधान में संशोधन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है। तो कौन सी दोस्तों एक भारतीय भाषा इसमें नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन में बी दिया गया दोस्तों सिख यह भारतीय भाषा नहीं है, बाकी दोस्तों सिंधु, कन्नड़, कोंकणी यह सब दोस्तों भारतीय भाषा है, याद रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं का उल्लेख किया गया है और टोटल 22 भाषा को दर्जा दिया गया है। देखिए दोस्तों 22 भाषा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, टोटल 22 भाषा है दोस्तों, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है। तो राष्ट्रीय आय के लिए दोस्तों अधिकतम योगदान सेवा का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सेवा का। देखिए दोस्तों एक बात और आपको बताते हैं, जो क्वेश्चन 126 दिया गया है, याद रखिएगा 1967 ईस्वी में संविधान के 21वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, जिसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। पहले दोस्तों मूल संविधान में इसको 14वीं भाषा को दर्जा दिया गया था, लेकिन दोस्तों 15वां भाषा जो है 21वीं संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। फिर दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया था, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। फिर दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में दोस्तों 4 भाषा और जोड़ा गया था, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन 128। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो बिहार में दोस्तों गन्ना उत्पादन में जो अग्रणी जिला है वह पश्चिमी चंपारण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 129। देखिए 129 कह रहा है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बिहार का प्रथम रामसर दोस्तों यह बेगूसराय में, जो कि कांवर तल है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, बेगूसराय में, जो कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बन गया है और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था। कांवर तार झील का दोस्तों देश का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, याद रखिएगा, देश का 39वां। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है। तो बिहार के दोस्तों गया और नवादा जिला में अबरख का भंडार है। तो ऑप्शन नंबर ए सी राइट हो जाएगा, गया और नवादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 131, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। तो सुनंदनी कार्यक्रम दोस्तों याद रखिएगा, यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 132, बोलता है दोस्तों कि गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य की कोड क्या है। तो बिहार राज्य का दोस्तों BR है, याद रखिएगा। बिहार राज्य का कोड कुछ है तो BR, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों, BR। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, BR1 कहेगा तो पटना का है, और BR2 दोस्तों गया है, BR3 आरा भोजपुर, और BR4 दोस्तों छपरा है, और दोस्तों BR58 कहेगा लास्ट, तो यह दोस्तों आपको अरवल है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों योजना आयोग को दोस्तों समाप्त करके नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संकल्प परियोजना को किस प्रयोजन से प्रारंभ की गई थी। तो यह दोस्तों एड्स यानी कि HIV समाप्त करने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 135 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया है। तो देखिए दोस्तों 5 अगस्त 1995 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, याद रखना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया था, जबकि पूरे देश में दोस्तों यह योजना 2004 में लागू हुई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन 137 कहता है कि प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो देखिए दोस्तों जो प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों यह भारत सरकार द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक पुरस्कार है दोस्तों, यानी कि वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और प्रथम बार यह पुरस्कार दोस्तों दादा साहेब फाल्कर 100वीं जयंती पर वर्ष 1969 ईस्वी में अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया था, याद रखिएगा। कब से दोस्तों यह शुरुआत हुआ था, 1969 को। नेक्स्ट है, धनराज पिल्ले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो धनराज पिल्ले का संबंध दोस्तों याद रखिएगा यह हॉकी से संबंधित है। अगर धनराज पिल्ले की जन्म की बात की जाए दोस्तों तो यह 16 जुलाई 1968 में सेवानिवृत्त भारतीय हॉकी खिलाड़ी और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के यह पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है। तो इंडियन सुपर लीग दोस्तों यह फुटबॉल का एक चैंपियनशिप है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस दोस्तों याद रखिएगा कब मनाया जाता है। तो यह दोस्तों 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। अगर दोस्तों 22 जुलाई कहेगा तो विश्व जल संरक्षण दिवस हो जाएगा। 18 अप्रैल कहेगा तो याद रखिएगा विश्व विरासत दिवस। और 16 सितंबर का दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस। नेक्स्ट है, द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है। तो द विंग्स ऑफ फायर दोस्तों यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, याद रखिएगा। और इसके सह लेखक दोस्तों अरुण तिवारी थे। ये बात आप याद रखिएगा, सह लेखक कौन थे, तो अरुण तिवारी। नेक्स्ट है, दजोंगखा किसकी शासकीय भाषा है। तो दजोंगखा दोस्तों याद रखिएगा भूटान की दक्षिण एशिया। 142 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, भूटान की यह भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 143 बोलता है कि माले की राजधानी है। तो माले की किसकी राजधानी है दोस्तों, तो माले याद रखिएगा यह मालदीव की राजधानी है माले। और तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको अल्जेरिया, देखिए अल्जेरिया दोस्तों अल्जीरिया की राजधानी है। फिर दोस्तों केन्या आपको, तो केन्या को हो जाएगा नैरोबी, याद रखिएगा। और मॉरिशस के दोस्तों पोर्ट लुइस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विफोकेंसी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो द्विफोकेंसी आविष्कार दोस्तों किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट है कि LED का आविष्कार किसने किया है। तो LED का आविष्कार दोस्तों याद रखिएगा 1962 में किया गया था।
और यह दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो यह आपको निक होलोनिक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, निक होलोनिक के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। दोस्तों अगर इसका आप लोग का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि पदारी जनजाति जो कि चर्चा में रही यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो पदारी जनजाति दोस्तों याद रखिएगा यह जम्मू कश्मीर से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 147, बोलता है कि अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू किया गया है। तो देखिए दोस्तों फरवरी 2023 में अमृत नगरोत्थान योजना कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। देखिए अमृत नगरोत्थान योजना के तहत बेंगलुरु शहर में 6000 करोड़ के कार्य क्रियान्वित किया जा रहे हैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री वहाँ पे दोस्तों बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु शहर में व्यापक विकास के लिए राज्य का बजट 22-23 में 96-98 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की है, याद रखिएगा। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री आपसे पूछेगा तो सिद्धारमैया है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 148, फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो यह दोस्तों याद रखिए गुजरात राज्य की पहली मुख्य महिला थे दोस्तों जो जस्टिस सोनिया गोकानी मुख्य न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बोलता है कि बिहार के किस संस्थान में पूर्वी भारत को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो यह दोस्तों बिहार के IIT पटना में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, बिहार के IIT पटना में पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा और यह केंद्र राष्ट्र के परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीक उपलब्ध कराने हेतु पूर्वी भारत का नेतृत्व करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रंजीत कुमार को। ऑप्शन नंबर डी रंजीत कुमार को। चलिए दोस्तों हम लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।